नमस्ते। जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के प्रमुख जनजाति विद्रोह के बारे में कि कौन कौन से प्रमुख जनजाति विद्रोह हुए और किस कारण से हुए, उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, वो कब से कब तक हुए और उसमें उनका उद्देश्य क्या था। इन सब चीजों के बारे में हम आज देखेंगे। किसमें? प्रमुख जनजाति विद्रोह में। तो देखिए, काकती वंश के शासनकाल के दौरान दंडकारण्य क्षेत्र में कई जनजाति विद्रोह हुए। ये विद्रोह जनजातीय शोषण व सांस्कृतिक अस्मिता पर हस्तक्षेप आदि के विरोध के स्वरूप प्रारंभ हुए। तो सबसे पहला हुआ 1774 में, ये हुआ हलबा विद्रोह। इस इस समय शासक थे अजमेर सिंह और नेतृत्वकर्ता भी कौन थे? अजमेर सिंह। इसमें उद्देश्य क्या था? इस विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो इस विद्रोह का उद्देश्य था उत्तराधिकार को पाना। विशेष क्या है इसमें? अजमेर सिंह की इसमें मृत्यु हो जाती है और यह विद्रोह काकती वंश के पतन का कारण बनता है। ठीक है, तो ये बेस था। इसके बारे में डिटेल हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। पहले हम सारे विद्रोह को पहले देख लेते हैं। पहले कौन से विद्रोह आए, फिर कौन से आए, फिर कौन से आए, इस तरीके से एक एक करके पहले सारे विद्रोह को देख लेते हैं, फिर इनके बारे में डिटेल देखेंगे। अगला विद्रोह है 1792 में सरगुजा में विद्रोह हुआ, जिसको सरगुजा विद्रोह बोले। इस समय शासक थे अजीत सिंह और नेतृत्वकर्ता भी अजीत सिंह है। इसमें विशेष क्या है? तो 1792 में अजीत सिंह शहीद हो गए, ये इसमें विशेष है। इसके बाद आता है 1795 में ही भोपालपट्टनम का विद्रोह। तो इसमें इस समय शासक कौन थे? तो थे दरियादेव। नेतृत्वकर्ता स्थानीय जनता नेतृत्वकर्ता थी। इसका उद्देश्य क्या था? जेटी ब्लंट के बस्तर आगमन के विरोध में ये किया गया था। तो जेटी ब्लंट नामक एक विदेशी व्यक्ति थे, ये बस्तर में ना आ पाए, इसका विरोध स्थानीय जनता ने किया। यह कंपनी सरकार के विरुद्ध तीसरा विद्रोह था। तो दरियादेव के समय कौन सा विद्रोह हुआ? भोपालपट्टनम। किस लिए हुआ? जेटी ब्लंट बस्तर ना आने पाए, इसके विरोध में, और ये तीसरा विद्रोह था। इसके बाद हुआ 1824-25 में परलकोट विद्रोह। इस समय शासक थे आपके महिपाल देव। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो गेंद सिंह। उद्देश्य क्या था इसका? अबुझमाड़ियों को शोषण मुक्त कराना, ये उद्देश्य था इसका। इसके दमनकर्ता कौन थे? तो ये थे पेबे। 20 जनवरी 1825 को गेंद सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया गया। परलकोट के जमींदार की पदवी भूमिया थी। अच्छा देखिए, छत्तीसगढ़ में गेंद सिंह जी को फांसी कब चढ़ाया गया है? 1825 में। लेकिन जब क्वेश्चन आती है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद, तो हम किनका नाम लेते हैं? छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद शहीद वीर नारायण सिंह का नाम लेते हैं। ये क्यों लेते हैं? क्योंकि ये जो परलकोट है, ये फिलहाल अभी कहाँ था? बस्तर क्षेत्र में। बस्तर क्षेत्र में था। ये छत्तीसगढ़ का पार्ट नहीं था। जैसे रतनपुर के कलचुरी और रायपुर के कलचुरी को हम देखते हैं, तो ये छत्तीसगढ़ का एरिया था। तो ये आता था आपका किसमें? बस्तर क्षेत्र में। तो इस कारण जब हम छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद का नाम लेते हैं, तो उनका उसमें हम नाम लेते हैं शहीद वीर नारायण सिंह का। लेकिन उससे पहले भी एक व्यक्ति को फांसी हुई थी, जो कौन थे? गेंद सिंह, जो बस्तर क्षेत्र के थे, परलकोट के थे, 20 जनवरी 1825 को। इसके बाद हुआ
1842 में तारापुर विद्रोह, जिसमें भूपाल देव थे शासक, दलगंजन सिंह इसके नेतृत्व करता थे, और ये कर वृद्धि के विरोध में ये किया गया था। इसके विरोध में, कर वृद्धि के विरोध में। और इसमें विशेष क्या था कि दीवान जगबंधु की बर्खास्तगी इसमें विशेष थी। जब दीवान जगबंधु को बर्खास्त किया गया, इसके कारण ही ये फिर खत्म हुआ। फिर 1842 में ही एक हुआ मेरिया विद्रोह। इसमें भी भूपाल देव जी शासक थे और हिंडमा माझी इसके नेतृत्व करता थे। नरबलि प्रथा समाप्ति के विरोध में इसे किया गया था। दमनकर्ता कौन थे? कैंपबेल। दंतेश्वरी माता मंदिर में दी जाने वाली बलि को मेरिया कहते हैं, ये विशेष था। तो दंतेश्वरी माता में बलि दी जाती थी, जिसे क्या कहते थे? जिसकी बलि दी जाती थी उसे मेरिया कहते थे। इस कारण इसका नाम क्या पड़ा? मेरिया विद्रोह। अब इसमें इसमें जो आपके कैंप बेल है ना, जो कौन थे? अंग्रेज थे। इन्होंने ये अच्छा काम किया, हम मान सकते हैं कि नरबलि प्रथा को खत्म किया। हिंडमा माझी ये क्या थे? नेतृत्व करता थे इसके। अगला, लिंगागिरी विद्रोह। लिंगागिरी विद्रोह कब हुआ? 1856 में। भैरम देव इस टाइम शासक थे। ध्रुवा राम माड़िया ये नेतृत्व करता थे। बस्तर क्षेत्र को अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल करने के विरोध में यह किया गया था लिंगागिरी विद्रोह। यह विद्रोह बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहलाया और चार्ल्स इलियट ने 1856 में बस्तर का भ्रमण किया इसी के कारण। अगला आता है 1859। इसमें हुआ कोई विद्रोह। इस टाइम भी शासक थे भैरम देव। इसमें नेतृत्व करता थे नांगुल दोरला। साल वृक्ष के कटाई के विरोध में इसको किया गया था। ग्लासफोर्ड ने इसका दमन किया। इसमें एक नारा दिया गया था, एक वृक्ष के पीछे एक सिर, और इसे छत्तीसगढ़ की चिपको आंदोलन भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की चिपको आंदोलन इसलिए कहा जाता है क्योंकि आदिवासियों ने क्या बोला कि अगर एक साल वृक्ष के को काटेंगे तो हमारा भी एक सिर काटना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसके बाद आता है 1876 में मुड़िया विद्रोह। यहां कौन सा था? 1842 में मेरिया। अब यहां क्या आ रहा है? मुड़िया, जो जनजाति है। यहां भी भैरम देव थे। झाड़ा सिरहा इसके नेतृत्व करता थे। अंग्रेजों के दमनकारी नीति व गोपीनाथ कपड़दार को दीवान बनाना इसका मुख्य कारण था इस मुड़िया विद्रोह का। मैक जॉर्ज ने इसका दमन किया। इसकी प्रतीक क्या थी? आम वृक्ष की टहनी इसकी प्रतीक थी। मुड़िया जनजाति ने प्रमुखतः इसमें भाग लिया था, इसलिए इसे कौन सा विद्रोह किया कहा गया? मुड़िया विद्रोह कहा गया। फिर 1910 में आता है भूमकाल विद्रोह। इस समय कौन थे? इस समय थे रुद्र प्रताप देव। गुंडाधुर इसके नेतृत्व करता थे और इसके बहुत सारे कारण थे, बहुआयामी कारण थे, और कैगेयर इसके दमन करता थे। शुरुआत में पूसपाल बाजार को लूटकर इसे किया गया, इसकी शुरुआत की गई। प्रतीक क्या था? लाल मिर्च एवं आम की टहनी इसकी प्रतीक थी। लाल कालेंद्र सिंह, रानी स्वर्ण कुंवर, कुंवर बहादुर सिंह, इन्होंने प्रमुख रूप से इसमें भाग लिया। नोट, क्या नोट है यहाँ? तारापुर का विद्रोह मेड़िया विद्रोह से पूर्व समाप्त हुआ था। तारापुर का विद्रोह, मुड़िया विद्रोह ये जो है इससे पूर्व, एक सेकेंड, ये तारापुर और मेरिया विद्रोह। तो तारापुर का विद्रोह पहले समाप्त हुआ मेरिया विद्रोह से, इसलिए इस कारण
इसे मेरिया विद्रोह से पहले पढ़े और व्यापम द्वारा ऐसा उत्तर लिया जा चुका है। ठीक है, तो यहां पर तारापुर का विद्रोह 1842 में है और मेरिया विद्रोह भी 1842 में है। क्योंकि तारापुर का विद्रोह पहले खत्म हुआ था, इसलिए तारापुर का विद्रोह इसमें पहले दिया गया है, फिर दिया गया है मेरिया विद्रोह। तो अब देखते हैं इसको फिर से। प्रमुख जनजाति विद्रोह कौन कौन सी थी? सबसे पहली थी हल्बा विद्रोह। सबसे पहली हल्बा विद्रोह। हल्बा के बाद हल्बा हुआ था 1774 में। हल्बा के बाद सरगुजा विद्रोह 1792। फिर भोपालपट्टनम विद्रोह 1795। तो 1700 में ये तीन विद्रोह हुए। 1700 से 1800 में ये तीन विद्रोह हुए, हल्बा, सरगुजा और भोपालपट्टनम। उसके बाद जो थे ये सारे किस में हुए? 1800 से लेकर 1900 में। फिर लास्ट में एक विद्रोह होगा 1910 में। तो यहां पर फिर हुआ परलकोट का विद्रोह। परलकोट का विद्रोह ये हुआ कब? 1824 से लेकर 1825। फिर तारापुर विद्रोह 1842। फिर मेरिया विद्रोह 1842। लिंगागिरी विद्रोह 1856। कोई विद्रोह 1859। मुड़िया विद्रोह 1876 और अंतिम हुआ भूमकाल विद्रोह 1910। ठीक है, तो इसे हम सीक्वेंस में एक बार फिर से लिख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हुआ हल्बा, सरगुजा, भोपालपट्टनम। हल्बा, सरगुजा, भोपालपट्टनम। हल्बा, सरगुजा, भोपालपट्टनम। इस तरीके से हम इसको याद कर लेते हैं। हल्बा, सरगुजा, भोपालपट्टनम। हल्बा, सरगुजा, भोपालपट्टनम। 1774, 92, 95। हल्बा, सरगुजा, भोपालपट्टनम 74, 92, 95। हल्बा, सरगुजा, भोपालपट्टनम 74, 92, 95। इसके बाद आए परलकोट, तारापुर, मेरिया। परलकोट, तारापुर, मेरिया, लिंगागिरी। परलकोट, तारापुर, मेरिया, लिंगागिरी। अच्छा, इसमें हम ये देख सकते हैं, ये हल्बा जो है ये जनजाति है। फिर सरगुजा, भोपालपट्टनम, परलकोट, तारापुर, ये चारों क्या हैं? जगह के नाम है। जगह के नाम है, तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। पहला हल्बा, उसके बाद रुक के इन चारों को एक साथ बोलेंगे। सरगुजा, भोपालपट्टनम, परलकोट, तारापुर। हल्बा, सरगुजा, भोपालपट्टनम, परलकोट, तारापुर। इसके बाद फिर आता है फिर मेरिया। तो मेरिया कौन थे? तो मेरिया जो थे ये नर बलि प्रथा में जिनकी बलि दी जाती थी उनको मेरिया कहा जाता था। तो उसके बाद आए मेरिया, फिर लिंगागिरी, फिर कोई, मुड़िया, भूमकाल, है ना? तो यहाँ पर सबसे पहले कौन? हल्बा, सरगुजा, भोपालपट्टनम, परलकोट, तारापुर। हल्बा, सरगुजा, भोपालपट्टनम, परलकोट, तारापुर, ये चार जगह के नाम, एक जनजाति का नाम। हल्बा, सरगुजा, भोपालपट्टनम, परलकोट, तारापुर। इसके बाद मेरिया, मेरिया जिसकी बलि दी जाती थी। फिर आ गए लिंगागिरी, फिर ये जगह का नाम हो गया लिंगागिरी विद्रोह। फिर आ गए कोई, कोई विद्रोह। फिर मुड़िया, भूमकाल। किस तरीके से याद कर सकते हैं इसको? सबसे पहले आए हल्बा जो जनजाति है। इसके बाद सरगुजा, फिर भोपालपट्टनम, फिर हल्बा, सरगुजा, भोपालपट्टनम। फिर दो और जगह आएंगे, परलकोट, तारापुर।
परलकोट, तारापुर। फिर आएंगे आपके मेरिया, जिनकी बलि दी जाती है, तो इसको हम अलग लिख लेते हैं। ये हो गए मेरिया, ये हो गई आपकी जनजाति, ये हो गए जगह, हलबा, फिर सरगुजा, भोपालपट्टनम, परलकोट, तारापुर, फिर आ गए मेरिया विद्रोह। मेरिया के बाद फिर कौन आएंगे? मेरिया के बाद, मेरिया के बाद फिर से जगह लिंगागिरी, फिर कोई मुड़िया भूमकाल, फिर से यहां जगह का नाम आ गया लिंगागिरी। फिर कोई, तो कोई विद्रोह, लिंगागिरी, फिर कोई विद्रोह, कोई के बाद कोई भी, ये ये ऐसा ही है कोई, है ना, नहीं, इसका फिलहाल जानकारी हमें नहीं मिली है कि कोई मतलब क्या होता है। तो हलबा विद्रोह, सरगुजा, भोपालपट्टनम, परलकोट, तारापुर, हलबा, सरगुजा, भोपालपट्टनम, परलकोट, तारापुर। इसके बाद मेरिया, फिर लिंगागिरी, फिर जगह का नाम आ गया, फिर कोई विद्रोह। कोई के बाद क्या होगा? मुड़िया और भूमकाल। तो कोई के बाद यहां आ गए मुड़िया, और उसके बाद भूमकाल। तो ये भूमकाल 1910 में, एकमात्र 1900 के बाद होने वाला ये जनजाति विद्रोह है। इसमें से हलबा, सरगुजा, भोपालपट्टनम, ये 1700 से लेकर 1800 में हुआ। फिर परलकोट, तारापुर, मेरिया, लिंगागिरी, कोई, मुड़िया, ये सारे 1800 से लेकर कब हुए? 1900 के बीच। और 1900 के बाद 1910 में सिर्फ एक हुआ भूमकाल। तो 1700 से 1800 में तीन, एक दो तीन, हलबा, सरगुजा, भोपालपट्टनम। फिर 1800 से 1900 में परलकोट, तारापुर, एक दो, मेरिया तीन, लिंगागिरी चार, कोई पांच, और मुड़िया छह। तो इसमें हुए तीन, इसमें हुए छह, और 1900 के बाद 1900 से 2000 के बीच ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हुआ आपका एक विद्रोह, जिसका नाम है भूमकाल, एक विद्रोह। तो इस तरीके से टोटल कितने विद्रोह हुए? 3, 6, 9 और एक 10 विद्रोह। फिर से एक बार देख लेते हैं, इसको अच्छे से याद करते हैं, क्योंकि ये इसका सीक्वेंस और ये क्यों हुआ था, ये स्टूडेंट बार बार भूल जाते हैं। हलबा, सरगुजा, भोपालपट्टनम, परलकोट, तारापुर, मेरिया, हलबा, सरगुजा, भोपालपट्टनम, परलकोट, तारापुर, मेरिया, लिंगागिरी, कोई, मुड़िया, भूमकाल। तो हलबा विद्रोह क्यों हुआ था? हलबा विद्रोह में अजमेर सिंह ने गद्दी के लिए लड़ाई की थी, किसे? दरियादेव से। फिर सरगुजा में अजीत सिंह थे, अजीत सिंह थे, और 1792 में अजीत सिंह को फांसी दे दी गई थी, शहीद हो गए थे। ठीक है, फांसी नहीं दी गई थी, शहीद हो गए थे। फिर भोपालपट्टनम जेटी ब्लंट के आगमन के विरोध में, परलकोट अबुझमाड़ियों के शोषण के विरोध में, फिर तारापुर में कर वृद्धि के विरोध में, और दीवान जगबंधु को बर्खास्त किया। इसके बाद फिर नरबली प्रथा के विरोध में मेरिया, फिर नरबली प्रथा की समाप्ति के विरोध में, कि समाप्त कर रहे हैं, इसके विरोध में मेरिया हुआ था। फिर हुआ था आपका बस्तर क्षेत्र में अंग्रेजी साम्राज्य शामिल करने के विरोध में लिंगागिरी विद्रोह। फिर 1856 में, फिर 1859 में हुआ साल वृक्ष की कटाई के विरोध में कोई विद्रोह।
फिर मुड़िया विद्रोह हुआ, अंग्रेजों के दमनकारी नीति व गोपीनाथ कपड़दार को दीवान बनाने के विरोध में। इसमें झाड़ा सिरहा मेन थे। मुड़िया विद्रोह, उसके बाद अंतिम विद्रोह हुआ था भूमकाल विद्रोह। ये तो सबसे पहले थे इसमें अजमेर सिंह नेतृत्व करता, फिर अजीत सिंह, उसके बाद स्थानीय जनता, फिर गेंद सिंह, उसके बाद दलगंजन सिंह, हिंडमा मांझी, ध्रुवा माड़िया, नांगुल दोरला, झाड़ा सिरहा और गुंडादौर। तो गुंडादौर जो है, इनके नाम पर क्या दिया जाता है? एक पुरस्कार दिया जाता है, गुंडाधुर पुरस्कार। ठीक है, इसको भी देखेंगे हम। तो ये थे प्रमुख जनजाति विद्रोह और क्यों हुए, इन सब के बारे में। इसके बाद इन जनजाति विद्रोह के जो क्यों हुआ और इसके विस्तार के बारे में हम देखेंगे अगले क्लास में। थैंक यू। तो अभी तक हमने देखा प्रमुख जनजाति विद्रोह के बारे में। अब इन्हीं प्रमुख जनजाति विद्रोह को हम विस्तार से देखेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन से प्रमुख जनजातीय विद्रोह के बारे में हमने देखा। हलबा विद्रोह, सरगुजा विद्रोह, भोपालपट्टनम विद्रोह, परलकोट विद्रोह, तारापुर, मेरिया, लिंगागिरी, कोई विद्रोह, मुड़िया विद्रोह, भूमकाल विद्रोह। तो इस तरीके से हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विद्रोह के बारे में पढ़ा है। तो इस तरीके से हमने 10 विद्रोह के बारे में पढ़ा। अब हम इन विद्रोह के बारे में विस्तार से देखते हैं कि कौन से विद्रोह में क्या हुआ था। सबसे पहले आता है हलबा विद्रोह। तो हलबा विद्रोह कब हुआ था? वर्ष 1774 से लेकर 1777 तक हलबा विद्रोह हुआ था। इसका उपनाम क्या है? इसका उपनाम डोंगर विद्रोह भी है। ये कौन से स्थान में हुआ था? तो डोंगर क्षेत्र बस्तर में ये हुआ था। इस समय शासक कौन थे? तो इस समय शासक थे अजमेर सिंह। नेतृत्वकर्ता भी अजमेर सिंह थे। अच्छा, ये शासक और नेतृत्वकर्ता अजमेर सिंह क्यों थे? क्योंकि ये उत्तराधिकार किसका उत्तराधिकार? काकती वंश के उत्तराधिकार के लिए हो रहा था। किसके किसके बीच? दरियादेव और अजमेर सिंह, जो दोनों भाई हैं, उनके बीच ये हो रहा था। इसलिए शासक और नेतृत्वकर्ता यहाँ दोनों सेम है। फिर दमनकर्ता कौन थे? तो दमनकर्ता थे इसमें किन्होंने हराया, ये हम देखते हैं। तो दमनकर्ता थे यहाँ दरियादेव, जयपुर शासक विक्रमदेव, मराठा और अंग्रेज। तो दरियादेव ने क्या किया था? जयपुर शासक विक्रमदेव को, मराठा और अंग्रेज, इन तीनों के साथ मिलकर क्या किया? अजमेर सिंह पर आक्रमण किया और अजमेर सिंह की हत्या कर दी। अजमेर सिंह की हत्या जैसे ही हुई, तब दरियादेव गद्दी पर बैठ गए। कारण क्या था? अजमेर सिंह एवं दरियादेव के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। यही मैंने जो बताया, उत्तराधिकार, काकती वंश के उत्तराधिकार का के लिए इसमें युद्ध हुआ था। इसके बाद परिणाम परिणाम क्या हुआ इसमें? 6 अप्रैल 1778 ईस्वी को कोटपाड़ की संधि हुई, जिससे बस्तर भोसलों के करद राज्य बन गया। अब देखिए इसमें हुआ क्या एक्चुअल में। दरियादेव ने किसकी किसकी मदद ली? अंग्रेज की, मराठा की और विक्रमदेव की। तो अंग्रेज, मराठा और विक्रमदेव जब मदद करेंगे तो उसके एवज में कुछ तो लेंगे। तो जब ये सारे जीते, तब एक संधि हुई जिसको हमने कहा क्या? कोटपाड़ की संधि। इस कोटपाड़ की संधि में भोसलों का करद राज्य बन गया ये।
है ना, मतलब भोसलो जो मराठा थे, है ना, उनका ये करद राज्य बन गया, मतलब कर देय राज्य बन गया। सन 1777 में अजमेर सिंह की मृत्यु के पश्चात संपूर्ण हलबा विद्रोहों को समाप्त कर दिया गया था। 1777 में जैसे ही अजमेर सिंह की मृत्यु हुई थी, तो उसके बाद जितने भी हलबा जनजाति के लोग थे, उनकी इसमें हत्या कर दी गई थी। नोट करने वाली बात क्या है, यह विद्रोह चालुक्य राजा और काकती वंश के पतन के लिए उत्तरदायी था। अच्छा, आपको ये लगेगा, जब अजमेर सिंह को हराकर कौन गद्दी पर बैठे, ये बैठे दरियादेव। तो भाई ऐसा तो पहले भी होता था कि एक राजा हारता था और दूसरा जीतता था, लेकिन यहाँ इसको काकती वंश के पतन का कारण क्यों बोला गया? मेन कारण ये था कि दरियादेव ने विक्रमदेव, मराठा और अंग्रेजों की मदद ली थी। अब क्योंकि इनकी मदद ली उन्होंने, इसलिए इनको भी कुछ ना कुछ देना पड़ा, है ना। और देने के लिए कौन सी संधि हुई? कोटपाड़ की संधि हुई। तो ये सबसे मुख्य कारण था काकती वंश के पतन का। यहीं से काकती वंश का पतन स्टार्ट हुआ। अब आगे और क्या बात है, यह विद्रोह चालुक्य राज काकती वंश के पतन का उत्तरदायी था, काकती वंश के पतन के लिए उत्तरदायी था, ये तो हो गया। दूसरा, अंग्रेजों और मराठों के खिलाफ प्रथम प्रलेखित विद्रोह था। अंग्रेज और मराठों के खिलाफ ये पहला विद्रोह था। हलबा विद्रोह डोंगर में एक नया और स्वतंत्र राज्य बनाने की इच्छा से शुरू किया गया था। हलबा विद्रोहियों को कांकेर के राजा ने सहायता प्रदान की थी। तो ये कुछ मुख्य पॉइंट है। इसके बाद आता है आपका सरगुजा विद्रोह। ये कब हुआ था? तो 1792 ईस्वी में सरगुजा विद्रोह हुआ था। हलबा विद्रोह कब से कब तक हुआ? 1774 से लेकर 1777। इसका उपनाम और क्या था? तो इसे पलामू विद्रोह भी कहा जाता था। इसे पलामू विद्रोह भी कहा जाता था। इसमें नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो अजीत सिंह इसके नेतृत्वकर्ता थे। और विशेष क्या है, अजीत सिंह ने रांची के बरवे परगना को अंग्रेजों के हाथों से छीन लिया, ये विशेष था। और इसी के कारण अंततः अजीत सिंह अपने संघर्ष के दौरान 1792 में शहीद हो गए। फिर अगला आता है, अब ये जो सरगुजा विद्रोह था, ये तो कहीं ना कहीं रांची और झारखंड से रिलेटेड हो गया, इस कारण इसको ज्यादा हम नहीं पढ़ते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। आगे देखते हैं। फिर आता है भोपालपट्टनम संघर्ष 1795। कि भोपालपट्टनम में क्या संघर्ष हुआ था 1795 में? ये हुआ था अप्रैल 1795 ईस्वी में। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो स्थानीय जनता ही इसकी नेतृत्वकर्ता थी। कारण क्या था? मिस्टर जेटी ब्लंड के बस्तर आगमन का इसमें विरोध किया गया था। जेटी ब्लंड साहब का विरोध क्यों किया गया? अब देखिए, कभी भी बस्तर वाले जो है, ये अंग्रेजों को नहीं देखे थे। अंग्रेज क्या होते थे? गोरे होते थे एकदम, है ना। तो जेटी ब्लंड साहब का इन्होंने विरोध किया कि ये बस्तर में ना आ पाए, इसलिए, क्योंकि इनको लगता था कि ये नहीं पता कहां से आए हैं और कौन सा रोग है इनमें, इस तरीके से इनमें भावना थी। इसमें विशेष क्या था? यह कंपनी सरकार के विरुद्ध तीसरा प्रलेखित विद्रोह या जनजाति संघर्ष था। ठीक है, ये तीसरा जनजाति संघर्ष था, भोपालपट्टनम संघर्ष। इसके बाद आता है आपका परलकोट विद्रोह। अब ये विद्रोह था, ये इंपॉर्टेंट है, परलकोट विद्रोह।
ये 24 दिसंबर 1824 से लेकर 20 जनवरी 1825 ईस्वी तक रहा, लगभग 1 महीने चला। इस टाइम शासक कौन थे? तो महिपाल देव इस टाइम शासक थे। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो गेंद सिंह, जो परलकोट के जमींदार थे, ये नेतृत्वकर्ता थे। इनके सहयोगी कौन है? तो रमोतीन इनके सहयोगी हैं। ग्राम, कौन से ग्राम में हुआ? तो सितरम विद्रोह का आरंभ स्थल यही है। परलकोट कहाँ है? तो कोटरी, गुर्रा एवं निब्रा के त्रिवेणी संगम के किनारे सप्तमाणिया राज्यों में सबसे बड़ा राज्य परलकोट था। ठीक है। और परलकोट के जमींदारों की सूची कौन कौन सी थी? तो पीर साय, अनंत साय, गेंद साय या गेंद सिंह। तो ये जो गेंद सिंह है, इन्होंने विद्रोह किया था। पदवी, भूमिया राजा की पदवी इनको दी जाती थी। परलकोट का जमींदार भूमिया कहलाता था। काकतीय शासक समीपवर्ती बस्तर क्षेत्र में साम्राज्य विस्तार हेतु परलकोट के समीप पहुंचे, तब भूमिया राजा ने युद्ध के बजाय मित्रता की और उनकी अधीनता को स्वीकार किया। तत्पश्चात उन्हें जमींदार के तौर पर शासन करने दिया गया। इस प्रकार परलकोट के राजा की दोहरी उपाधि थी, एक तो वे भूमिया राजा थे और दूसरे बस्तर के जमींदार थे। ठीक है। भूमिया राजा क्यों थे? क्योंकि वो परलकोट, भूमिया राजा क्यों थे? क्योंकि परलकोट में वहां भूमिया राजा बोला जाता था, वहां पदवी दी जाती थी। और बस्तर के जमींदार किसने बनाया? तो बस्तर के जमींदार जब उन्होंने अधीनता स्वीकार की, किनकी? काकतीय वंश की अधीनता स्वीकार की, तब उन्हें बस्तर का जमींदार कहा गया। इसके बाद आगे आता है, उद्देश्य क्या था अबुझमाड़ियों को शोषण मुक्त करने का उद्देश्य था इसमें। अबुझमाड़ियों को शोषण मुक्त करने का उद्देश्य। अबुझमाड़िया ऐसे संसार की रचना करना चाहते थे जहां कोई शोषण ना हो, इसलिए इस परलकोट विद्रोह को किया। इसमें प्रतीक क्या था? तो धावड़ा वृक्ष की टहनी इसमें प्रतीक थी। घटनाक्रम, 24 दिसंबर 1824 में सबसे पहले क्या हुआ? तो परलकोट के जमींदार गेंद सिंह ने आदिवासियों को परलकोट में एकत्रित कर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा की। फिर 4 जनवरी 1825 में क्या हुआ? अबुझमाड़ से चांदा तक छा गए और उन्होंने सर्वप्रथम मराठों को रसद की पूर्ति करने वाले बंजारों को लूटा तथा आंग्ल मराठा अधिकारियों पर घात लगाना प्रारंभ कर दिया। फिर इसका दमन कैसे किया गया था? तो 4 जनवरी 1825 को छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश अधीक्षक मिस्टर एगेन्यू ने 4 जनवरी 1825 को विद्रोह का दमन किया। अच्छा, 4 जनवरी 1825 को विद्रोह का दमन करने हेतु चांदा महाराष्ट्र के पुलिस अधीक्षक कैप्टन पेबे और पीव को परलकोट भेजा। अभी यहाँ 4 जनवरी को दमन नहीं हुआ है, हमने हम क्या देखा था? ये कब तक चलेगा? 24 दिसंबर से 20 जनवरी तक चलेगा ये। तो 4 जनवरी को अभी भेजा गया है उन्हें। इसके बाद आगे देखते हैं, फिर 10 जनवरी को क्या होगा? 10 जनवरी 1825 को कैप्टन पेबे और मराठों की संयुक्त सेना ने विद्रोहियों का दमन करना आरंभ कर दिया। 10 जनवरी 1825 ईस्वी को परलकोट को घेर लिया गया। गेंद सिंह और उनके साथियों को गिरफ्तार कर उन पर अंग्रेजों ने मुकदमा चलाया और 20 जनवरी 1825 को क्या किया? गेंद सिंह को उनके महल के सामने अंग्रेजों ने फांसी दे दी और ये समाप्त हो गया। और इसी कारण गेंद सिंह को बस्तर का प्रथम शहीद कहा जाता है। तो बस्तर का प्रथम शहीद कौन? गेंद सिंह जी। गेंद
सिंह जी। और छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद, छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद, तो शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह। इसके बाद आगे चलते हैं, अब देखते हैं तारापुर विद्रोह। तारापुर विद्रोह, तो तारापुर विद्रोह कब से कब तक हुआ? ता, तारापुर विद्रोह 1842 से लेकर 1854 तक चला। अच्छा, आप देखेंगे यहाँ एक तो तारापुर विद्रोह है जो कब कब स्टार्ट हुआ? 1842 को स्टार्ट हुआ। दूसरा मेरिया या मेड़िया विद्रोह है, मेरिया विद्रोह, ये भी 1842 में स्टार्ट हुआ। लेकिन हम तारापुर विद्रोह को पहले पढ़ेंगे। क्यों तारापुर विद्रोह को पहले पढ़ेंगे? क्योंकि ये 1842 से लेकर 1854 तक चला। तो ये 54 तक चला और ये 1842 से लेकर 1863 तक चला। ये कब तक चला? 1863 तक। तो क्योंकि ये 54 में पहले खत्म हो चुका था विद्रोह, इस कारण ये विद्रोह पहले खत्म होने के कारण हम तारापुर विद्रोह को पहले पढ़ेंगे। और 63 में आपका मेड़िया विद्रोह खत्म हुआ, इसलिए मेड़िया विद्रोह को बाद में पढ़ा जाएगा। तो 42, 54, 63, 42 में हम 8 जोड़ेंगे तो 54 होगा, और 54 में 9 जोड़ेंगे तो 63 होगा। तो 1842, 1854, 1863। तो इस 42 में हमने क्या जोड़ा? 8 जोड़ा। 42 में 8 जोड़ा तो ये हो गया 54। फिर इस 54 में 8 प्लस 1 9 जोड़ा तो ये हो गया 63। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं, तारापुर विद्रोह 1842 में स्टार्ट हुआ, 1854 में खत्म हुआ। मेरिया विद्रोह 1842 में स्टार्ट हुआ और 1863 में खत्म हुआ। ये तो चलिए अब तारापुर विद्रोह के बारे में डिटेल में देख लेते हैं कि क्या था। देखिए, तारापुर विद्रोह के समय शासक थे भूपाल देव। दीवान कौन थे? जगबंधु। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो दलगंजन सिंह, जो तारापुर परगना के प्रमुख थे। इससे पहले हमने क्या देखा? परलकोट विद्रोह, जिसमें गेंद सिंह जी नेतृत्वकर्ता थे। फिर आएंगे तारापुर विद्रोह, फिर यहाँ भूपाल देव थे शासक और दलगंजन सिंह नेतृत्वकर्ता थे, जो तारापुर परगना के प्रमुख थे। कारण ये क्यों हुआ? तो शासन में हस्तक्षेप के कारण ये हुआ, कर में वृद्धि के कारण हुआ, आदिवासियों की आदिवासियों की श्रद्धा में विश्वास में आहत, श्रद्धा और विश्वास में आहत, और दीवान जगबंधु के अत्याचार के कारण। तो ये जो दीवान जगबंधु थे ना, ये ज्यादा ही क्या करते थे? अत्याचार करते थे। इस कारण ये हुआ। परिणाम क्या हुआ? मेजर विलियम्स के द्वारा कर वृद्धि के आदेश को वापस लिया गया। तो जो दीवान जगबंधु हैं, इनके शासन में कर में वृद्धि कर दिया गया था तारापुर में, तो इसको कर वृद्धि को वापस किया गया और दीवान जगबंधु को पद से हटा लिया गया। तो ये था आपका तारापुर विद्रोह। अगला आता है मेरिया या मेड़िया विद्रोह। तो हम इसको मेरिया विद्रोह ही कहेंगे। क्यों मेरिया विद्रोह कहेंगे? क्योंकि ये जो हुआ था, ये नरबली प्रथा समाप्त करने के विरोध में हुआ था। और नरबली प्रथा में जिसकी नरबली दी जाती थी उसे क्या कहा जाता था? उसे मेरिया कहा जाता था। जिसकी नरबली दी जाती थी उसे मेरिया कहा जाता था। तो इस कारण
इस टाइम शासक थे भूपाल देव, नेतृत्वकर्ता हिंडमा मांझी। कारण क्या था नरबलि प्रथा समाप्त करने के विरोध में? घटनाक्रम अब हुआ क्या देखो। नरबलि प्रथा रोकने हेतु नागपुर के भोसला राजा ने एक सुरक्षा टुकड़ी 22 वर्षों के लिए दंतेवाड़ा के मंदिर में नियुक्त की थी। दलगंजा सिंह के स्थान पर वामन राव को बस्तर का दीवान नियुक्त कर दिया गया और रायपुर तहसीलदार शेख खां को नरबलि प्रथा के नियंत्रण के लिए नियुक्त किया गया। मतलब ये सारे क्या चाहते थे कि नरबलि ना हो। जांचकर्ता कौन थे? मैकफरसन जांचकर्ता थे और इसके दमन करता थे कैंपबेल। परिणाम क्या हुआ? अंग्रेजों द्वारा विद्रोह का दमन कर दिया गया। और नोट, दंतेश्वरी मंदिर में नर बलि प्रथा प्रचलित थी, जिसमें दी जाने वाली बलि को मेरिया कहते थे। ये देखो, मैंने बताया जिसकी नर बलि दी जाती थी उसे क्या कहते थे? मेरिया कहते थे। तो ये था आपका मेरिया विद्रोह। फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला विद्रोह कौन सा? हलवा विद्रोह। ये अजमेर सिंह और दरियादेव के बीच हुआ उत्तराधिकार के लिए। दूसरा है सरगुजा विद्रोह, जिसे पलामू विद्रोह कहा जाता है। अजीत सिंह ने रांची के बरवे परगना को अंग्रेजों के हाथों छीन लिया था इस विद्रोह के समय। फिर होता है भोपालपट्टनम विद्रोह, मिस्टर जेटी ब्लंट के बस्तर आगमन के विरोध में। फिर होता है परलकोट विद्रोह, इसमें गेंद सिंह जी परलकोट के जमींदार ये नेतृत्वकर्ता होते हैं। और ये क्यों होता है? इसका उद्देश्य था अबुझमाड़ियों के शोषण के विरुद्ध ये था। अबुझमाड़िया जो थे उनका शोषण ना हो इसलिए इसको किया गया था। इसके बाद है तारापुर विद्रोह। तो तारापुर विद्रोह, इसमें दो तीन कारण थे। शासन में हस्तक्षेप, दूसरा कर में वृद्धि और आदिवासियों की श्रद्धा और विश्वास में आहत करना, और सबसे मेन कारण जगबंधु का, दीवान जगबंधु का अत्याचार। ये फिर आता है मेरिया विद्रोह। तो नर बलि प्रथा को समाप्त करने के विरोध में इसको किया गया था। मेरिया, जो नर बलि होते थे उन्हें मेरिया कहा जाता था। फिर अगला है हमारा लिंगागिरी विद्रोह। लिंगागिरी विद्रोह क्यों हुआ था? 1856-57 में यह विद्रोह हुआ बीजापुर में। फिर से अभी कौन है? भैरम देव। दीवान कौन है? दलगंजन सिंह। नेतृत्वकर्ता धुरवा राम माड़िया या धर्मा राव। सहयोगी यादव राव और वेंकट राव। अब मेन कारण क्या था इस लिंगागिरी विद्रोह का? बस्तर को अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल करने के विरोध में इस विद्रोह को किया गया था। बस्तर को, अब देखिए 1856-57 इसी समय क्या हुआ था? 1856-57 में हड़प नीति आई थी। हड़प नीति, जिसमें बहुत सारे राज्य को अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था, शामिल कर लिया था। और दूसरा 1857 की क्रांति भी इसी समय हुई थी। तो ये सारी चीजें इसमें है। तो ये भी 1857 की क्रांति के जैसा लिंगागिरी में विद्रोह हुआ था, जिसमें अंग्रेजी शासन में बस्तर को शामिल करने के विरोध में इसे किया गया था। घटनाक्रम, तो 3 मार्च 1856 ईस्वी को चिंतलवार में अंग्रेजों व विद्रोहियों के मध्य यह युद्ध हुआ था। परिणाम क्या हुआ? 5 मार्च 1856 ईस्वी को धुरवा राम को फांसी दी गई और ये बस्तर के दूसरे शहीद माने गए। धुरवा राम के साथी यादव राव, बाबू राव
और वेंकटराव को भी फांसी की सजा दी गई थी। इसके बाद लिंगागिरी तालुका को भोपालपट्टनम के जमींदार को दे दिया गया। संज्ञा क्या है? लिंगागिरी विद्रोह बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहलाता है। जैसे 1857 की क्रांति को हम महान मानते हैं, उसी तरीके से ये जो बस्तर का लिंगागिरी विद्रोह है, ये बस्तर का महान मुक्ति संग्राम माना गया। तो ये देखिए 1856-57 को ये भी है, तो इसे हम लिंगागिरी विद्रोह को बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहते हैं। बस्तर का महान मुक्ति संग्राम, ठीक है। अब आगे देखते हैं कोई विद्रोह। तो कोई विद्रोह कब हुआ था? तो 1859 में हुआ था। इस समय भी कौन थे? भैरम देव थे। नेतृत्व का कर्ता कौन थे? नागुल दोरला पोते कला के जमींदार थे। सहयोगी राम भोई भोपालपट्टनम के जमींदार और जग्गा राजू भेज्जी के जमींदार, ये सहयोगी थे। मतलब इन तीनों ने मिलकर कोई विद्रोह किया। दमनकर्ता कौन थे? तो कैप्टन सी ग्लाफर्ड, जो सिरोचा का डिप्टी कमिश्नर था, ये दमन करता था। कारण, किस कारण से ये विद्रोह हुआ था? तो सार वृक्ष की कटाई के को रोकने के हेतु इस वृक्ष को किया गया था। नारा क्या है? एक साल वृक्ष के पीछे एक अंग्रेज का सिर, ये नारा दिया गया। परिणाम, इसका परिणाम क्या हुआ? अंग्रेजों ने बस्तर से लकड़ी ठेकेदारों की प्रथा को समाप्त कर दिया। संज्ञा, इसे किसकी संज्ञा दी जाती है? तो छत्तीसगढ़ का इसे चिपको आंदोलन कहा जाता है। इसके बाद आगे है मुड़िया या मुरिया विद्रोह। अच्छा, वहां कौन थे? वहां मेरिया थे। मेरिया क्या था? जिसकी नरबली दी जाती थी ये। अब कौन है? मुरिया या मुड़िया। बस्तर का स्वाधीनता संग्राम भी इसे कहा जाता है, मुड़िया विद्रोह को। ये कब हुआ? 1876 ईस्वी में हुआ। इसमें प्रतीक क्या था? तो आम वृक्ष की टहनी इसकी प्रतीक थी। शासन, फिर से भैरम देव इसमें शासक रहेंगे। शासक नेतृत्वकर्ता झाड़ा सिरहा, इनका मूल नाम क्या था? तो रामू सिरहा इनका मूल नाम था। किस कारण से हुआ? तो इसमें कुछ यहाँ कारण दिए गए हैं। तो पहला, अंग्रेजों के निरंकुश नीति एवं गोपीनाथ कपड़दार को दीवान बनाना। यहाँ गोपीनाथ कपड़दार को दीवान जैसे ही बनाया गया, इसके विरोध में इसे किया गया था मुड़िया विद्रोह या मुरिया विद्रोह। गोपीनाथ कपड़दार के अनैतिक कार्य, इससे पहले हमने किसका देखा था? इससे पहले हमने किसका देखा था? ये देखिए क्या है ये? दीवान जगबंधु का अत्याचार 1842 से 1854 तारापुर में। तो दीवान जगबंधु पहले आएंगे तारापुर में, उनका अत्याचार होगा। इसके बाद आते हैं मुड़िया या मेरिया विद्रोह में कपड़दार गोपीनाथ कपड़दार। फिर मुंशी अदीत प्रसाद के कारनामे इस कारण भी हुए। तो दीवान लोगों को पकड़वा कर अपने मित्र अदीत प्रसाद के क्रिमिनल कोर्ट से दंडित कराता था। आदिवासियों का असंतोष था इसमें। जे नील 1876 के मुड़िया विद्रोह का मुख्य कारण गोपीनाथ कपड़दार की अलोकप्रियता को माना था। फिर बिसाहा पद्धति, तो बिसाहा पद्धति आदिवासियों से ब्रिटिश सेना द्वारा मुफ्त में या कम कीमत पर सामान खरीदना।
ये पद्धति भी इसके मुख्य कारण थे। तो मुड़िया विद्रोह के मुख्य कारण कौन कौन से? गोपीनाथ कपड़दार कपड़वार सॉरी गोपीनाथ कपड़दार को दीवान बनाना, गोपीनाथ कपड़दार का अनैतिक काम, और मुंशी अदित प्रसाद के कारनामे, फिर आदिवासियों का असंतोष, फिर जे नील 1876 में मुड़िया विद्रोह का कारण गोपीनाथ कपड़दार की अलोकप्रियता को माना, फिर बिसाह पद्धति इसका कारण था। तो ये 5-6 कारण मुड़िया विद्रोह के हुए। घटनाक्रम अब कब कब क्या क्या हुआ इसमें हम देख लेते हैं। सबसे पहले असंतुष्ट आदिवासियों ने राजा का घेराव किया। 2 मार्च 1876 को बस्तर में काला दिवस मनाया गया। 4 मार्च 1876 को भैरम देव ने विशाखापट्टनम के अंग्रेज अधिकारी को पत्र लिखकर सहायता मांगी। मैक जॉर्ज ने 8 मार्च 1876 को जगदलपुर में मुड़िया दरबार का आयोजन करवाया। फिर 18 मार्च 1876 को कैप्टन सी स्टॉल व पुलिस अधीक्षक बस्तर की ओर रवाना हुए। दमनकर्ता कौन थे? दमनकर्ता थे मैक जॉर्ज। इसका परिणाम क्या हुआ? दीवान व मुंशी दोनों निष्कासित कर दिए गए। अंग्रेजों ने बस्तर में अनेक प्रशासनिक सुधार किए। नया 10 वर्षीय भू राजस्व बंदोबस्त लागू किया गया। नोट क्या है इसमें? इस विद्रोह में मुड़िया जनजाति के लोग प्रमुखता से भाग लेते थे। यह विद्रोह बस्तर का स्वाधीनता संग्राम था और यह पूर्णतः अहिंसक विद्रोह था। फिर गोपीनाथ कपड़दार, इनके बारे में देखते हैं। 1867 में भैरम देव द्वारा दीवान नियुक्त किया गया था। यह जनजाति शोषण के लिए कुख्यात था। 1876 के बस्तर विद्रोह या मुरिया विद्रोह का प्रमुख कारण बना और भैरम देव ने अपना शासन इसे सौंप दिया था। फिर आता है पहाड़ी कोरवा विद्रोह। पहाड़ी कोरवा विद्रोह 1883 में हुआ था। इसमें स्थानीय पहाड़ी कोरवा ने विद्रोह किया था। विशेष क्या था इसमें? पहाड़ी कोरवा पुनः आंदोलन को स्फूर्त की ओर अनेक ब्रिटिश कर्मचारियों की हत्या कर दी। दमन कैसे हुआ? इन्होंने रांची की ब्रिटिश बटालियन का दमन कर दिया। रांची के ब्रिटिश बटालियन है इसका दमन किया। फिर होता है भूमकाल विद्रोह। कब? 1909 से 1910। जनरली ये फरवरी 1910 की कहानी है। घोषणा हुई थी अक्टूबर 1909 में, लेकिन ये 1910 में हुआ। शासक कौन थे? तो रुद्र प्रताप देव शासक थे। ने, नेता इसमें कौन थे? तो लाल कालेंद्र सिंह, रानी स्वर्ण कुंवर, कुंवर बहादुर सिंह और गुंडाधुर। रानी स्वर्ण कुंवर व दीवान लाल कलिंद्र ने इस विद्रोह का नेतृत्व गुंडाधर के हाथों में सौंप दिया। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो गुंडाधर इनके नेतृत्वकर्ता थे। इन्हें बस्तर के जननायक कहा गया। उद्देश्य क्या था? बस्तर में मुरिया राज की स्थापना करना इसका उद्देश्य था। नारा क्या दिया? बस्तर बस्तर वासियों का है। अल्लनार के आदिवासियों ने ब्रिटिश ब्रिटिशों के विरुद्ध हम युद्ध करेंगे के नारे दिए थे। दीवान कौन थे? तो बैजनाथ पंडा इसके दीवान थे। शुरुआत कब हुई? तो पूसपाल बाजार को लूटकर इसकी शुरुआत हुई। प्रतीक क्या था? लाल मिर्च, आम की टहनी, मिट्टी के ढेले व धनुष बाण इसके प्रतीक थे। मुखबिर कौन था? तो मुखबिर थे इसमें सोनू मांझी, ये मुखबिर थे। दमनकर्ता कौन थे? तो कैप्टन गेयर इसके दमनकर्ता थे। अंतिम सामना अंतिम सामना किसके साथ हुआ? तो विद्रोहियों का अंग्रेजों के मध्य
अलवार में अंतिम सामना हुआ। परिणाम क्या हुआ? बस्तर में दीवान बैजनाथ पंडा के स्थान पर कैप्टन जेम्स को दीवान बनाया गया। तो ये इसके परिणाम थे। फिर यहाँ कुछ कारण आते हैं कि किस कारण से ये हुआ। तो देखिए, बस्तर में भमुक अथवा भूमकाल का शाब्दिक अर्थ है क्या? भूमि का कंपन, भूकंप अर्थात उलट पुलट। तो इसका मुख्य कारण है। यह विद्रोह इस क्षेत्रवासियों के लिए भारत छोड़ो आंदोलन के समतुल्य था। इस विद्रोह के बहुआयामी कारण थे। तो बहुत सारे कारण थे, क्योंकि अब देखिए, लास्ट विद्रोह है, लास्ट जनजाति, अंतिम जनजाति विद्रोह है। तो अंतिम जनजाति विद्रोह है, तो अब तो कारण बहुत सारे होते हैं, एक कारण के कारण कोई विद्रोह नहीं होता। तो ब्रिटिश हुकूमत द्वारा राजा रुद्र प्रताप देव के हाथों सत्ता न सौंपना, काकती राजवंश से दीवान न बनना, लाल कालेंद्र सिंह और राजमाता स्वर्ण कुमार देवी का की अनदेखी करना, स्थानीय प्रशासन की बुराइयां व शोषणकारी नीतियां, पुलिस कर्मचारियों के अत्याचार एवं महिलाओं के प्रति अमानवीय गतिविधियां, अधिकारियों अधिकारियों और शिक्षकों द्वारा आदिवासियों से मुफ्त में मुर्गा, शुद्ध घी और जंगली उपज प्राप्त करना, आदिवासियों को अपना गुलाम समझकर पारिश्रमिक न देना अर्थात बेगारी प्रथा कराना, आदिवासियों को कम मजदूरी देना, बस्तर के वनों से स्थानीय लोगों को वंचित रखना और उन्हें संरक्षित वन घोषित करना, वन उपज का सही मूल्य न देना, लगान में वृद्धि करना और ठेकेदारी प्रथा को जारी रखना, नवीन शिक्षा नीति आदिवासियों पर जबरदस्ती थोपना, जनजातियों द्वारा घर में बनाए जाने वाले मादक पदार्थों का उत्पादन पर पाबंदी, बस्तर में बाहरी लोगों का अनावश्यक आना जाना, ईसाई मिशनरियों के माध्यम से आदिवासियों को धर्म में परिवर्तन के लिए बाध्य करना। तो ये बहुत सारे कारण थे। अब इसमें मुख्य कारण क्या दिख रहे हैं? ये जो ऊपर वाले जो कारण है ना, ये मुख्य कारण है दिख रहे हैं, क्योंकि इस समय तक तो अंग्रेज काफी आ चुके थे, और अगर कोई आदिवासी चाहता है कि मैं युद्ध करूं अंग्रेजों से, तो ऐसा हो नहीं सकता था। तो ये क्या करते थे, जो यहाँ रुद्र प्रताप देव है, मतलब जो राजा होते थे, काकती वंश के जो राजा है, ये ही क्या कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आदिवासियों को ये क्या करते थे, भड़काते थे ताकि वो क्या करें, विद्रोह करे। तो ये था भूमकाल विद्रोह का कारण। भूमकाल विद्रोह के ये कारण थे। इसके बाद अब देखिए यहाँ घटनाक्रम है। तो भूमकाल विद्रोह में अक्टूबर 1909 में क्या हुआ, जनवरी 1910 में क्या हुआ, फिर 1 फरवरी, 2 फरवरी और 3 फरवरी को क्या हुआ, फिर 4 फरवरी, 5 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी, 6 फरवरी, 7 फरवरी, 8, 9, 10, एक एक दिन पूरा दिया गया है। फिर 11 को कुछ नहीं हुआ, फिर 12, 13, फिर 16, 22, 23, 24, 25, फिर 26 फरवरी, 27 फरवरी, 5 मार्च, 6 मार्च, 13 मार्च, 25 मार्च, 26 मार्च और 1916। ये तो इसमें परिणाम हम देख लेते हैं। इतना सारा तो आप इसको पॉज करके देख लेना कि एक एक दिन में क्या हुआ था। इसमें परिणाम मेन क्या हुए। यह विद्रोह 1 फरवरी 1910 ईस्वी से 29 मार्च 1910 ईस्वी तक चलता रहा। इस विद्रोह ने बस्तर में ब्रिटिश राज्य साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश हुकूमत ने बस्तर के दीवान बैजनाथ पंडा को हटाकर उनके स्थान पर जेम्स को दीवान बनाया। असफलता का कारण क्या था? इस विद्रोह के असफलता का प्रमुख कारण काकती वंश के राजा रुद्र प्रताप देव तथा कांकेर के राजा कोमल देव
द्वारा विद्रोहियों का समर्थन ना करना था। ये देखिए क्या हो रहा है। जो राजा है रुद्र प्रताप देव, कहाँ के, काकती वंश के राजा, और कांकेर के राजा कोमल देव, यही विद्रोहियों का समर्थन नहीं कर रहे हैं। इन्होंने भूमकाल विद्रोह में आदिवासियों को साथ दिया होता तो 1910 की यह क्रांति सफल होती और अंग्रेजों को बस्तर छोड़कर जाना पड़ता। तो आप देख सकते हैं कि जो भारतीय ही हैं, है ना, जो राजा महाराजा पहले के लोग हैं, ये इतने लालची हुआ करते थे कि उनके कारण ही ये भारत जो है आजाद नहीं हो पा रहा था। हम 1957 की क्रांति वगैरह जब पढ़ते हैं तो उसमें भी तो यही देखते हैं ना कि सब अपना 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 हित चाहते थे, कोई भारत देश के लिए नहीं आ रहा था। ऐसा हमने देखा था। भूमकाल से जुड़े प्रमुख परगने एवं उनके नेता, तो यहाँ पर देखिए अंतागढ़ के नेता आयतू महरा, कोंडागांव के भागी, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इतने सारे नेता का नाम तो आएगा नहीं। आगे देखते हैं इसमें और क्या था। अब देखिए ये आगे ताम्रप्रत्यम अभिलेखों की जानकारी जो दी गई है, ये सारे जानकारी इसमें सातवाहन मौर्य में कौन सा ताम्रपत्र मिला, सातवाहन, फिर वाकाटक, फिर गुप्त वंश, राजर्षि तुल्य, पर्वत द्वारा, सरबपुरी वंश, ये सब के बारे में हम अगले क्लास में देखेंगे। ये देखिए ये बहुत सारे हैं। अभी तो हमारा मुख्य उद्देश्य क्या था पढ़ना, हमारा मुख्य उद्देश्य था जनजाति विद्रोह को पढ़ना। तो ये था हमारा जनजाति विद्रोह और उसके विस्तार, जनजाति प्रमुख जनजाति विद्रोह और उसके विस्तार से उसकी जानकारी। तो ये क्लास यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। ये है हमारा प्रमुख जनजाति विद्रोह।